खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, धूमधाम से। मतलब मैं ये शब्द बोलता हूँ धूमधाम से, कई बच्चे कमेंट में लिखते हैं, मुझे पता लगा तो मुझे लगा मैं शुरुआत में ये शब्द बोल दूं ताकि आपको और अच्छा लगे। आज का जो वीडियो है उसका संबंध किसी खास टॉपिक से नहीं है, ना संविधान से ना एथिक्स से। आज जो वीडियो है उसका पर्पस ये है कि जो प्रीलिम्स अक्टूबर में होने वाले, तो मतलब 4 अक्टूबर को, और उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स देखें तो वो भी 11 अक्टूबर को अनाउंस किया उन्होंने। तो इनको लेकर, विशेष रूप से आईएएस के प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स बच्चों को हैं, और उन्होंने हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर, ईमेल पर इतने सारे सवाल भेजे कि हमारी जो सोशल मीडिया टीम है जो उन प्रश्नों के जवाब देती है वो लगातार परेशान है। और उसने मुझे कई सवाल भेजे कि एक बार आप इन प्रश्नों का जवाब बच्चों को दे देंगे तो उनकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो आज की क्लास का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके प्रीलिम्स 2020 को लेकर जो कुछ सवाल हैं उन सवालों का जवाब मैं आपको दे सकूं। और सवाल कौन कौन से हैं, जैसे बड़ा ताज्जुब का प्रश्न है कि लगभग आधे बच्चों ने तो ये सवाल पूछा कि प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा भी या नहीं होगा। उनको कहीं से खुफिया सूचना मिली है, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे पता लगा कि 75% चांस नहीं होने का है, 25% होने का है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये खुफिया जानकारी कहाँ से मिली आपको? आईएसआई से मिली, कहाँ से, रॉ से मिली, कहाँ से मिली? तो कह रहे नहीं सर, ऐसी बात सुनने में आ रही है, अफवाहें फैली हुई हैं। और फिर वो सीधे पूछते हैं कि सर अक्टूबर में नहीं होगा तो फिर कब होगा, इस साल होगा भी या नहीं होगा? फिर कुछ लोग पूछते हैं अगर होगा तो एग्जाम दें या ना दें, इस साल देना ठीक रहेगा या नहीं? मतलब कंपटीशन ऐसा तो नहीं कि इस साल ज्यादा टफ होने वाला है। कुछ बच्चों ने पूछा कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहें या मेंस के लिए भी पढ़ें। कुछ ने पूछा कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें, इतना पढ़ा लेकिन जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं होती है। पढ़ाई ठीक से कर ली है लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट में, वहां सॉल्व नहीं होता है, गलती हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 4 ऑप्शन से उनमें से एक ऑप्शन नहीं आता, तो वहीं प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसका कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, सी सेट पर ध्यान दें या ना दें, बुक्स इस समय पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़े तो कौन सी पढ़ें, करंट अफेयर्स कब तक के पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें। और एक दो बच्चों ने यह भी पूछा कि आईएएस भी देना है, यूपी भी देना है, इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें, इनको एक साथ लेके चलना संभव है या किसी एक एग्जाम को भी छोड़ दें? ये सब कुछ सवाल बच्चों के थे। और मुझे लगा कि पढ़ाना तो ठीक है, मैं हफ्ते में एक वीडियो अक्सर बनाता ही हूँ, तो वो तो बना दूंगा, अभी नहीं तो 2-4 दिन के बाद बना दूंगा, लेकिन पहले ये सवाल मैं आपको सॉल्व करवा दूं। क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी ने 7 जुलाई से एक वो सिस्टम जो निकाला है, सेंटर चेंज करने की जो परमिशन दी है, उसे लेकर ही बच्चे दुविधा में कि सेंटर चेंज करें ना करें। कुल मिला के प्रीलिम्स 2020 को लेकर जो 10-15 सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तैर रहे हैं, आप भी शायद उन बच्चों में शामिल होंगे। तो आज के जो सेशन है, ये जो सेशन है, उसका उद्देश्य केवल उन डाउट्स को दूर करना है। तो एक एक करके जो मैंने 8-10 डाउट्स बताए लेते हैं, उन्हें समाप्त करते हुए चलते हैं। जो पहला डाउट आपका है, अगर मैं लिख दूं प्रीलिम्स 2020, इसको लेकर जो डाउट्स आपके हैं, जो डाउट नंबर 1 है वो ये कि अक्टूबर में जो प्रीलिम्स होने की बात कही जा रही है वो होगा या नहीं होगा? तो होगा या नहीं, मैं ऐसे ही लिखता हूं एकदम सामान्य भाषा में। मेरी धारणा ये है कि भाषा जितनी आसान रहे उतना बढ़िया। जबरदस्ती चीजों को मुश्किल बनाना अच्छी बात नहीं होती, चीजों को आसान ही रखना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स 4 अक्टूबर 2020 को होगा या नहीं, इसका उत्तर दरअसल अभी तक किसी के पास भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। मोदी जी को भी नहीं पता इस समय, तो अमित शाह जी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। सब संभावनाओं की बात है, कोशिशों की बात है, और कोशिश सरकार कर रही है। मैं आपको यह समझा सकता हूं कि होने की संभावना कितनी है और किन वजहों से संभावना है, किन वजहों से संभावना नहीं है। तो पहले मैं ये समझता हूं कि क्यों इस बात की संभावना है कि प्रीलिम्स हो जाएगा 4 अक्टूबर 2020 को। संभावना है, किन वजहों से संभावना इस बात की बनती है। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे तो बात शायद थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाएगी। जैसे एक संभावना तो इस बात से बनती है, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि जो आईएएस के इंटरव्यूज हैं 2019 वाले एग्जाम के, वो इंटरव्यूज यूपीएससी ने
जो बचे हुए इंटरव्यूज थे, करीब 623 बच्चे हैं, यूपीएससी ने उनके इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं, मतलब शुरू करने की घोषणा कर दी है, और वो इंटरव्यूज बहुत जल्दी जुलाई के अंत में शुरू हो रहे हैं। तो यूपीएससी सीरियस तो है ही, उसने इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इससे पता लगता है कि अब यूपीएससी ने ठान लिया है कि हम तो अपनी परीक्षा लेके मानेंगे। इसी को देखते हुए दूसरी बात यह है कि जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने भी जो नए पैटर्न का पहला मेंस लिया था, उसका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है, और वो इंटरव्यू प्रोसेस भी जुलाई में ही शुरू हो रहा है। इससे पता लगता है कि सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि पीसीएस भी काफी सीरियस हो गया है। अगर मैं ऐसी एक तीसरी सूचना आपको और दूं तो तीसरी सूचना यह है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने तो अपनी मेंस की परीक्षा अनाउंस कर दी है, और मेंस की परीक्षा पहले तो जुलाई में अनाउंस कर दी थी, और अब उसको इसलिए थोड़ा सा लेट किया, अगस्त की शुरुआत में कर दिया, क्योंकि उस समय यूपीएससी के जो इंटरव्यूज हैं, इन इंटरव्यू के साथ क्लैश हो रहा था। तो कुछ बच्चे जो बीपीएससी का मेंस देने वाले थे और आईएएस का इंटरव्यू भी देने वाले थे, उनकी डिमांड पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम को थोड़ा सा लेट करके अगस्त की शुरुआत में कर दिया। एक ये भी ट्रेंड है। फिर चौथी घटना, अगर आपने ध्यान दिया हो, हाल ही में अभी कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, जो एक नई खबर थी वो ये थी कि जो एग्जाम होता है जेईई का, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और एक एग्जाम होता है नीट का, जो एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस का है, और जेईई आपको पता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम है। ये दोनों एग्जाम जो जुलाई में होने वाले थे, भारत सरकार ने बहुत दबाव में उनको लेट किया, लेकिन लेट करके भी कब कर दिया, सितंबर। और सितंबर 2020 में जब किया तो उसके पीछे एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि एग्जाम तो करवाना ही है, कितना लेट कर सकते हैं। तो ऐसा टाइम जो बहुत लेट भी ना हो और कोरोना की स्थिति को देखते हुए निकटतम संभव हो, तो उस कमेटी ने सितंबर सुझाया। और यदि सितंबर में ये एग्जाम हो सकते हैं तो अक्टूबर में यूपीएससी का प्रीलिम्स भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मुझे भी कई लोगों ने ये बात कही है। फिर अगर इसी में एक फैक्टर और देख लें तो पांचवी बात जो मेरे पास अभी हाल ही में आई है वो ये है कि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी अपनी कि जो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स हों या ना हो। तो यूजीसी की कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर आज ही मेरे ख्याल से या कल मेरे ख्याल से एक बात कही गई है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, उसने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज के जो डिग्रीज हैं उनके फाइनल ईयर के एग्जाम, बाकी वर्षों के बच्चों को तो प्रमोट कर देंगे, पर यूजीसी का कहना है कि एग्जाम जो शिक्षा व्यवस्था है उसके क्रेडेंशियल्स को बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कम से कम फाइनल डिग्री जब देंगे किसी को तो उसके लिए एग्जाम होना चाहिए, और इसलिए एग्जाम होगा। और वो एग्जाम कब रखा है, वो एग्जाम भी रखा है सितंबर 2020 के अंत में। इसका मतलब सरकार के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि सितंबर के अंत तक आते आते स्थितियां ऐसी होंगी कि हम एग्जाम्स कंडक्ट कर पाएंगे, और इस वजह से सरकार ने ऐसे फैसले शायद किए होंगे। तो हम भी मान लेते हैं सरकार सोच रही तो ठीक ही सोच रही होगी। एक फैक्टर यूपीएससी का देखिए, यूपीएससी इस एग्जाम को लेकर सीरियस है, इसीलिए उसने इस बात को समझा कि जो बहुत सारे बच्चे अपने अपने एजुकेशन सिटीज को छोड़ के अपने घर चले गए हैं कोविड-19 की वजह से, अगर उनको एग्जाम देना होगा, अब तो वो उस जगह है नहीं, फॉर्म भरते समय तो उन्होंने सोचा था कि वो उसी शहर में रहेंगे, लेकिन इस बीच में अपने घर चले गए और घर से निकलना संभव है नहीं अब। तो यूपीएससी ने भी, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ यूपीएससी के इतिहास में कि प्रीलिम्स और मेंस का सेंटर बदलने के लिए स्पेशल डेट्स निकाली हैं। अभी 7 तारीख जो 7 जुलाई है, 7 से 13, और उसके बाद शायद 20 से 24 जुलाई की डेट्स निकाली है, आपके पास सूचना आई गई होगी। इन डेट्स में उपलब्धता के आधार पर बच्चे अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने घर चले गए हैं तो घर के आसपास से सेंटर ले लें। और इसका मतलब है कि यूपीएससी बहुत डिटरमिन्ड है, उसने बहुत तय कर लिया है कि हम तो एग्जाम लेके रहेंगे, और इन सब बातों को देखकर लगता है कि एग्जाम हो ही जाएगा। ये एक संभावना है जो बता रही है कि एग्जाम हो जाना चाहिए। लेकिन
जितनी प्रबल संभावनाएं एग्जाम होने की हैं 4 अक्टूबर को, लगभग उतनी ही प्रबल संभावनाएं इस बात की भी हैं कि एग्जाम शायद ना हो पाए। तो अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं। एग्जाम नहीं होने की क्या संभावनाएं हैं या एग्जाम नहीं होगा, इसके पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं, हमें वो भी देखना चाहिए। तो नहीं होगा का मतलब 4 अक्टूबर को नहीं होगा, ऐसा मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं होगा। तो 4 अक्टूबर को जो एग्जाम यूपीएससी ने रखा है वो एग्जाम 4 अक्टूबर को नहीं हो पाएगा। इसकी संभावना जिन वजहों से बन रही है वो वजहें कौन कौन सी हैं, एक बार जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं नहीं होगा, इसकी संभावनाएं या इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक बार जल्दी से उसको भी समझते हैं और फिर चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। देखिए, ना तो मैं ज्योतिषी हूं, ना मैं ऐसा होना चाहता हूं, ना मैं भारत सरकार हूं, इसलिए मैं निश्चित सूचना आपको दे नहीं सकता हूं। किसी को भी नहीं पता है, भारत सरकार को भी नहीं पता है। वो कोशिश कर रही है, कोशिश करना उसका धर्म है, उसका फर्ज है। हम तो सिर्फ ये एनालाइज कर सकते हैं कि सिचुएशंस से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या कल्पना की जा सकती है, क्या सोचा जा सकता है। जो संभावनाएं कह रही है कि नहीं हो पाएगा, उसकी एक वजह तो कोविड-19 ही है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी अकेली वजह कोविड-19 ही है, कोई और वजह तो है भी नहीं। लेकिन उसकी वजह से मैं जो कहना चाह रहा हूं, एक तो उसका हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है वो हो सकता है, और एक पक्ष इसका हो सकता है कि कुछ जो अन्य कारण हैं, एक पॉलिटिकल रीजंस इसके हो सकते हैं। आपको अजीब सा लगेगा कि इससे पॉलिटिक्स कहां से आ गई, पर पॉलिटिक्स तो आपको पता है कि दुनिया के हर जगह आ जाती है। और तीसरा हम देखते हैं जो अन्य फैक्टर्स इस संबंध में सोचे जा सकते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स को हम ध्यान रख के अपनी बात कर सकते हैं और देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहले देखते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अभी की जो स्थिति है, कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। ये बात भी सुनने में आ रही है। कुछ बड़ी सुंदर खबरें सुनने में आ रही हैं। जैसे परसों मैंने एक खबर सुनी, आज बल्कि फोटो भी देखे, बड़ी खुशी भी हुई। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 106 साल है, वो 4 साल का था जब 1918 में 6 साल का रहा होगा, हाँ 4 साल का रहा होगा, जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। उस समय वो 4 साल का था, बच गया था उससे। अब 106 साल की उम्र में पहुंचा है तो अब आ गया कोरोना। उसको कोरोना हो भी गया, उसके बाद भी वो बच गया। हम सुन रहे थे कि 65-70 साल की उम्र से ज्यादा उम्र के लोग अगर कोरोना के शिकार होते हैं तो उनका बचना मुश्किल है। ऐसा हम देख भी रहे थे, बहुत केसेस में देखा भी। लेकिन कितनी सुंदर खबर है कि 106 साल का व्यक्ति बच गया है। मैंने एक वीडियो में हाल ही में बताया था कि एक बच्चा 30 दिन के आसपास का बच्चा था, वो ही बच गया था उससे। अच्छी खबरें हैं, जिससे लगता है कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। पर बुरी खबरें भी हैं। एक बुरी खबर ये सुनी कि एक डॉक्टर जो 26 साल का था, 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई। 2 बार उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि वो बार बार कह रहा था कि मुझे कोरोना का संक्रमण है। रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी बार बार, और अंत में जब तक पता लगता कि कोरोना है, उससे पहले उससे स्थितियां बिगड़ी और बेचारे की मौत हो गई। सिर्फ 26 साल का, वो भी डॉक्टर। और यदि कोई डॉक्टर है तो आप ये मान सकते हैं कि उसके पास कम से कम वो सुविधाएं तो होंगी ही, वो स्थितियां तो होंगी ही कि उसको ठीक से इलाज मिल जाए। लेकिन उसकी मौत भी हो गई। अभी 3 दिन पहले मैंने देखा, पता चला मुझे 3-4 दिन पहले कि बिहार में एक युवक ने शादी की धूमधाम से, मूर्खता की बेसिकली, लेकिन शादी की। उसमें 400 लोगों को बुला लिया। उसको खुद संक्रमण हो गया था, हल्के हल्के सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। पर कई जांबाज लोग होते हैं, वीर साहसी लोग होते हैं। इन सब शब्दों का समानार्थक एक सेंस में यहां पर है, मूर्ख लोग होते हैं। उनको लगता है अरे छोटा सा वायरस मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अरे वायरस से क्या फर्क पड़ता है, ऐसी बात करते हुए मिलेंगे। मैं ऐसे कुछ मूर्खों को जानता हूं अपने आसपास भी, जिनसे फोन पे बात होती है, बोलते हैं अरे वायरस से कुछ नहीं होता, ये तो सरकार के चौंसले हैं, दवाई की कंपनियों के चौंसले हैं, इन सबसे कुछ नहीं होता है। उस व्यक्ति ने विवाह किया, 400 लोगों को बुलाया और विवाह के 2 दिन बाद कोरोना से मर गया। और उस पार्टी में जो लोग थे उनमें से 100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शादी में 400 लोग आए थे, उसकी मैयत में, उसके जनाजे में केवल 200 लोग गए। और ऐसे केसेस
डराते हैं कि इसका मतलब चीजें उतनी आसान भी नहीं है जितना हम कई बार समझ लेते हैं। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट ऐसी आ गई थी कुछ दिन पहले जिसमें लिखा था कि कोरोना जो है नवंबर में उसकी पीक भारत में आने वाली है। हालांकि उसके एक आध दिन के बाद आईसीएमआर ने, भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि ये ऐसी फाइंडिंग नहीं है कि अंतिम हो। ये बहुत सारे ग्रुप्स काम करते हैं, उनमें से किसी एक ग्रुप की एक छोटी सी फाइंडिंग है। इस फाइंडिंग को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन खतरा तो है। और यदि ये संक्रमण बढ़ता है जैसा खतरा दिखता है कहीं कहीं, WHO ने यह कह ही दिया है कि कोरोना बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, हमें इसके साथ रहना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बीच में एक बात चलने लगी थी कि वैक्सीन शायद 15 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन उसके अगले दिन भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आम आदमी के हाथ में आएगी, ऐसा नहीं है। ये मान के चलिए कि 2021 से पहले वैक्सीन नहीं आने वाली है। नहीं आने वाली का मतलब आम आदमी के हाथ तक नहीं पहुंचने वाली है। बेशक रिसर्च में वो उस लेवल पर आ जाए कि पास हो जाए, लेकिन वैक्सीन का तो मजा तभी है ना जब वैक्सीन का प्रयोग आम आदमी कर सके। जब वो प्रयोग कर लेगा उसके बाद ही तो मानेंगे खतरा टल गया, उसके पहले खतरा कैसे टला हुआ मानेंगे। तो वैक्सीन भी नहीं है। फिर कंटेनमेंट जोन्स बहुत सारे हैं, और कंटेनमेंट जोन जब तक देश में रहेंगे, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे इलाके रहेंगे जहां जाना भी सुरक्षित नहीं होगा और जहां के लोगों को निकलने की सुविधा भी नहीं होगी। तो कंटेनमेंट जोन्स भी मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर तक या सितंबर तक कम से कम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इन चीजों का असर यूपीएससी पर कैसे पड़ेगा, हमारे सामने मूल सवाल ये है। तो पहले इसी बात को ठीक से समझ लेते हैं। अगर नवंबर में पीक आएगी तो बात कैसे बनेगी, अगर वैक्सीन नहीं होगी तो कैसे मामला बनेगा, है ना। ऐसी कंटेनमेंट जोन्स अगर हैं तो जिन जोन्स में कंटेनमेंट है, अगर वहां के बच्चे एग्जाम देना चाहेंगे और यदि उनको निकलने की परमिशन नहीं मिली तो कैसे मैनेज होगा। अभी यूपीएससी ने जो इंटरव्यू लिया, जो लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू का मतलब है कि यूपीएससी बहुत सीरियस है, एग्जाम लेके रहेगी। देखिए, इंटरव्यू में कुल 623 लोग हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। मैंने एक लेटर पढ़ा 2 दिन पहले जो यूपीएससी ने लिखा है विभिन्न राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को। मैंने उनमें से एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया पर देखा। उस राज्य में करीब 40 बच्चे 623 में से हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है। चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है यूपीएससी की तरफ से कि कृपया इन 40 बच्चों के लिए व्यवस्था करवाई जाए कि वो दिल्ली आ सके। उनकी लिस्ट है साथ में, मतलब लिस्ट मैंने देखी नहीं है पर उसी साथ में लिस्ट भेजी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने उसी पत्र को अग्रेषित किया है, फॉरवर्ड किया है सारे कलेक्टर्स को, यानी सभी जिलों के कलेक्टर्स को एक पत्र पहुंचा है जिसमें लिस्ट है कि ये बच्चे हमारे राज्य से आईएएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। और कलेक्टर का काम क्या है, और साथ में क्या लिखा हुआ है उसमें, राज्य सरकार को निर्देश क्या है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में, कोई भी अथॉरिटी यदि ये बच्चा कहीं जा रहा हो और यदि ये अपना ई एडमिट कार्ड दिखा दे इंटरव्यू का, या जो भी इन्विटेशन कार्ड दिखा दे, तो इस बच्चे को न रोका जाए। वो पत्र जो है, उस पत्र के आधार पर गारंटी है कि वो बच्चा दिल्ली पहुंच ही जाए इंटरव्यू देने के लिए। सारे कलेक्टर्स मुस्तैद हैं इसके लिए, सारी सरकार मुस्तैद है कि आईएएस का इंटरव्यू हो जाए टाइम पर, ताकि एक बैच बने सिलेक्टेड लोगों का, ट्रेनिंग हो, वो सर्विस में आए, ये सब है। लेकिन ध्यान रखना है, 623 व्यक्तियों का एग्जाम कंडक्ट करना आसान बात है। 6 लाख लोगों का, और वो भी जिसमें अप्लाई करने वाले 10 लाख या उससे ज्यादा हों, उन सबके लिए एग्जाम कंडक्ट करना उतना आसान काम नहीं है। फिर इंटरव्यू में एक और स्कोप होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से ना आ पाए, मान लीजिए फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि जेन्युइन रीजन से नहीं पहुंच पाया, उसका इंटरव्यू रीशेड्यूल किया जा सकता है कि ठीक है बेटा, तुम आज नहीं आ पाए, तुम 3 तारीख को आ जाओ, हम तब इंटरव्यू ले लेंगे। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं हो सकता है, प्रीलिम्स तो एक साथ ही होगा, बारी बारी होने का स्कोप उस पर नहीं है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम सितंबर में जो होने की बात हुई है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें रिकमेंडेशन को, वो रिकमेंडेशन ये है कि सितंबर तक सारी यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेंगी, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों को मिक्स करके। और साथ में एक लाइन और लिखी है जो अखबार बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं, वो लाइन ये है कि जो बच्चे इस सिस्टम में एग्जाम नहीं दे पाएंगे उनको फिर से एग्जाम देने की परमिशन दी जाएगी, ये लिखा हुआ है।
यूपीएससी ऐसी परमिशन नहीं दे सकती है। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मतलब होगा एक ही दिन प्रीलिम्स होना है, सबको उस दिन ही देना होगा। जो किसी भी वजह से नहीं आ पाए, मान लीजिए कंटेनमेंट जोन में है, प्रीलिम्स का उसका एग्जाम है, वो निकलने लगा, पुलिस के कांस्टेबल ने रोक लिया, उसने बताया कि भाई मेरे पास अधिकार है जाने का, और वो कांस्टेबल मान लीजिए ऐसा मूढ़ किस्म का व्यक्ति है कि वो समझने को तैयार नहीं है, और उसने उसका आधा घंटा खा लिया, वो सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाया बच्चा। उस बच्चे के राइट्स का क्या होगा? यदि वो बच्चा हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, अनुच्छेद 32 या 226 हाई कोर्ट के तहत चला गया, तब क्या होगा? ऐसी जो रिट पिटिशंस आ जाएंगी उनका क्या होगा? इसलिए ऐसे तमाम सवाल हैं कि जब तक कोरोना के संक्रमण के बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन कंटेनमेंट जोन के बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे? यूपीएससी ने सेंटर चेंज करने की परमिशन दी है, किंतु सेंटर कुल मिला के कितने 25-30 सेंटर हैं। देश में इतने सारे जिले हैं, जिस देश में इतने सारे जिलों में बच्चे रहते हैं, गांव में बच्चे रहते हैं, सेंटर अगर केवल 25-30 होंगे, लगभग अगर 6 लाख लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं मान लीजिए, उन 6 लाख में से कम 3-4 लाख को प्रीलिम्स के लिए ट्रेवल करना होगा। ट्रेवल करके जाएंगे एक शहर में, वहां रहना भी तो होगा। तो ट्रेवल के लिए ट्रेन, बस, फ्लाइट ठीक से अवेलेबल हो, वहां रहने के लिए होटल्स या जो मोटल्स होते हैं या जो धर्मशालाएं हैं वो ठीक से अलाउड हों। और अभी की स्थिति ये है कि ना होटल्स अलाउड हैं, ना धर्मशालाएं अलाउड हैं। जो केवल कोरोना के पेशेंट्स हैं या पहले से कुछ लोग उनको छोड़ दें, तो बिजनेस एक्टिविटी के तौर पर अलाउड नहीं है। तो ये बच्चे कैसे उन शहरों में जाएंगे, कैसे एग्जाम देंगे? सीबीएसई का एग्जाम जो हर बच्चे को अपने घर के आसपास देना होता है, अपने शहर में देना होता है, भारत सरकार ने क्या किया? सीबीएसई का एग्जाम लेने के लिए, मैं अगर उसको अन्य फैक्टर्स में जोड़ दूं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर सीबीएसई के बारे में सोच के देखिए। सीबीएसई का 10वीं 12वीं का एग्जाम लेना बहुत जरूरी था। इतना हल्ला मचा कि वो एग्जाम लेना है, लेके रहेंगे। सेंटर चेंज किए, सेंटर बहुत सारे बना दिए, बच्चों को उनके घरों के एकदम आसपास सेंटर दे दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? एग्जाम कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स ने जब ये कहना शुरू किया कि क्या बच्चों का एग्जाम बच्चों के जीवन से ज्यादा जरूरी है, तो सरकार क्या जवाब दे इस बात का? सरकार भी तो फंसी हुई है ना, सरकार भी तो मजबूर है। जो घटना 100 साल में एक बार होती है, वो 5 साल पुरानी सरकार कैसे संभालेगी? उसको इतना एक्सपीरियंस कैसे होगा? और 100 साल पहले की सरकार तो काम करेगी नहीं, ये तो जो भी सरकार होगी पहली बार काम करेगी। इसलिए छुपन छुपाई टाइप से चल रहा है। सरकार एक पॉलिसी बनाती है, जनता विरोध कर देती है, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। इसलिए 10वीं 12वीं के जो एग्जाम थे, अंततः उनको कैंसिल करना ही पड़ा। और इसका मतलब ये है कि एग्जाम लेना, ऐसा एग्जाम जिसमें बच्चों को अपने घरों से निकल के जाना पड़ेगा, या तो अपने ही शहर में जाना था, अपने घर के आसपास ही जाना था, सेंटर चेंज करने की परमिशन थी। यहां तक परमिशन दे दी थी कि जो बच्चा जिस भी सेंटर पे जाके अपना आई कार्ड या एडमिट कार्ड दिखाएगा, वही व्यवस्था करवा देंगे। इतना ही नहीं, 10वीं 12वीं के सोचते हैं, आईआईटी का सोच के देखिए। आईआईटी में तो सुविधाएं ज्यादा हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं आईआईटी के, बच्चों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती है। आईआईटी के एग्जाम नहीं हो पा रहे। आईआईटी बॉम्बे ने सबसे पहले कहा कि भाई हम तो एग्जाम नहीं लेंगे, हम तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, अभी 1 साल तक हम परेशान नहीं होंगे। फिर सारी आईआईटीज की कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि हम 2020 के अंत तक ना क्लासेस रखेंगे ना एग्जाम लेंगे, सब कुछ ऑनलाइन चलाएंगे। जब आईआईटी ऐसा कर सकती है, तो क्या आईआईटी के बच्चों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकी बच्चों की तुलना में? भाई सीबीएसई ऐसा कर रही है, आईआईटी ऐसा कर रही है, इसका मतलब है कि ये उतनी आसान तो नहीं है। यूनिवर्सिटी की बात मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने कह दिया है कि एग्जाम हम लेंगे सितंबर में, लेकिन हम ये ऑप्शन देंगे कि जो बच्चे एग्जाम न दे पाए उनको फिर से ऑप्शन मिलेगा एग्जाम देने का। अभी राजस्थान सरकार ने ये घोषणा कर दी 4 दिन पहले कि राजस्थान के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, उन सब में इस वर्ष एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि हमें एग्जाम से ज्यादा जरूरत लगता है कि बच्चों का जीवन बचे। सीबीएसई ने कह दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए सिलेबस जो है वो 30% कम कर रहे हैं, ताकि जो टाइम बच्चों का चला गया वो हम मैनेज कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कह दिया कि हम जो एग्जाम इस बार लेंगे, उन एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या कम रखेंगे, चॉइस शायद थोड़ी ज्यादा देंगे, ताकि बच्चों पर दबाव इतना ज्यादा ना हो कि वो निराशा में डूब जाए और निराशा में डूब के कुछ गलत कदम उठाने लगें। ऐसा कोई संकट बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए।
अब इन सब कारणों का आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जो यूपीएससी के मेन सेंटर्स हैं, अगर आपको भारत के 8-10 शहरों का नाम लेना हो जहां आईएएस का एग्जाम सबसे ज्यादा देने वाले बच्चे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली इस समय राजनीतिक राजधानी के साथ कोरोना की भी राजधानी बनी हुई है। दिल्ली में तो हालत ये है कि हालांकि बहुत लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है कि इस समय कोई भी व्यक्ति बाहर से उसको नहीं आना चाहिए दिल्ली में। जो दिल्ली में है उनके लिए खतरा है कि वो कैसे मैनेज करें। दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर है और दिल्ली में कोरोना सबसे ज्यादा है। मुंबई बड़ा सेंटर है, कोरोना के मामले में वो भी दिल्ली को टक्कर दे रहा है। उसके अलावा जयपुर ठीक ठाक बड़ा सेंटर रहा है, हालांकि अब थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा, लेकिन जयपुर भी उतना सेफ तो इस समय नहीं। पुणे को देख लीजिए, अहमदाबाद को देख लीजिए, जिन जिन सेंटर्स पर यूपीएससी, या चेन्नई भी ऐसा एक सेंटर है, जिन जिन सेंटर्स पर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनमें से अधिकांश केंद्र ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में ज्यादा बुरी तरह से आए हैं, इसलिए वो रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। देखिए, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंत में आती है वो होती है पॉलिटिक्स की बात। अगर सरकार ने कहा कि हम एग्जाम लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विपक्षी दल कहेंगे कि इस सरकार को युवाओं और बच्चों के जीवन की चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी इस पर जरूर जोर देंगे और पार्टी में जोर देंगे। और सबसे रोचक बात, एक अजीब सा फैक्ट जो आमतौर पर काम नहीं आता है, पर मुझे लगता है कि वो काम आएगा। अक्टूबर में प्रीलिम्स की बात चल रही है और अक्टूबर या नवंबर में ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का मतलब है कि राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज रहने वाली हैं और उस चुनाव में कई मुद्दे उठेंगे। उसमें अगर यूपीएससी के एग्जाम के चक्कर में एक भी त्रासदी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर कितने आरोप लगेंगे, कितनी छीछालेदर होगी सरकार की। और या तो यह कि इलेक्शन ही स्थगित हो जाए। इलेक्शन स्थगित करने का एक तरीका तो यह कि देश में आपातकाल लगा हो 352 के तहत, वो तो भी है नहीं। दूसरा व्यावहारिक तरीका यह है कि चुनाव आयोग, जो एक बार पहले कर चुका है, चुनाव आयोग ये लिखित रूप में दे कि अभी चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं हैं। इस बेस पर कम से कम 6 महीने तो आराम से उसको खींचा ही जा सकता है। एक वो तरीका हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत समझ तो ये कहती है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी नहीं होने चाहिए, उनको भी 2-4 महीने टाल देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए चुनाव करवाने पे आमादा हो ही जाती है सरकार, तो भी उस चुनाव के समय सरकार को इस बात का दबाव रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, इलेक्शन में मुद्दे कौन से उठेंगे, और इसलिए हो सकता है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने से अपने आप को रोक ले। अब देखिए, आपको शुरू में लग रहा होगा कि प्रीलिम्स हो के रहेगा, जब मैंने पहली संभावना बताई। अब दूसरे तरह की संभावना बताइए तो अब आपके मन में आ गया वो प्रीलिम्स नहीं ही होगा। अब हम अगले पक्ष पर आते हैं कि क्या होने की संभावना ज्यादा है, क्या हम मान के चलें, संभावनाएं कितनी कितनी हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ये संभावनाएं कौन कौन सी हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि 50% संभावना ये है कि प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को हो जाएगा। मैं 50 बहुत सुरक्षित होकर कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को आप यही वीडियो दिखा के मुझे कहेंगे देखो तुम तो ये कह रहे थे, तुमने तो ये दावा किया था। मेरा कोई दावा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार जिस तरह से दबाव बना रही है कि हम एग्जाम लेके रहेंगे, उससे मैं मान लेता हूं कि 50% संभावना है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे करें। मैंने उसमें बताया था कि प्रीलिम्स होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि देश के बच्चों के जीवन से खेला जाए। तो प्रीलिम्स नहीं होगा तो नहीं होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, क्या दिक्कत है। पर मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि आज से 6-7 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि अगस्त में 2014 में अगस्त में प्रीलिम्स हुआ था। क्या फर्क पड़ा, धीरे धीरे शेड्यूल वापस आ गया था। इस साल फिर ऐसी परिस्थिति आ गई है, तब अलग वजह से थी, इस बार अलग वजह से है, तो प्रीलिम्स बाद में हो जाएगा, ऐसा क्या है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 50% पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होगा। दूसरी संभावना यह हो सकती है, जो मेरे ख्याल से 35% संभावना मान लेते हैं, वो ये कि प्रीलिम्स अक्टूबर में ना होकर के थोड़ा सा और आगे खींचे और वो दिसंबर जनवरी के आसपास शिफ्ट करना पड़े। ये संभावना भी मेरे हिसाब से 35% के आसपास तो एग्जिस्ट करती ही करती है।
मुझे नहीं पता उसके बाद की स्थितियाँ क्या रहेंगी, लेकिन मैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही निराशावादी किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि 15% संभावना तो यहाँ तक है कि दिसंबर जनवरी में भी प्रीलिम्स ना हो पाए, और तब यूपीएससी हो सकता है कि कोई आधारभूत परिवर्तन करे, और क्या पता वो कहे कि 2020 और 2021 का एग्जाम हम एक साथ लेते हैं। एक साथ का मतलब क्या होगा? जैसे आईएएस और आईएफएस का एग्जाम एक साथ होता प्रीलिम्स, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति अगर बन जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ 50% चांसेस हैं कि 4 अक्टूबर को हो जाएगा, और हम यही मान के चलेंगे, अभी फिलहाल यही मान के तैयारी करेंगे। लेकिन क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि अगर लेट हो गए तो क्या होगा, कैसे होगा, सीनियोरिटी का क्या होगा, तो मैं इसलिए आपको संकेत के रूप में बता रहा हूं। कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो अगले साल के फॉर्म में क्या होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूछेंगे कि आप केवल 2020 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, केवल 2021 का दे रहे हैं, या दोनों दे रहे हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, 2 अटेम्प्ट्स आपके हाथ में हैं, और एज 2020 में भी आप एलिजिबल थे, 21 में भी थे, बाकी चीजों में भी एलिजिबल थे, आप दोनों भर दीजिए। फिर जब रिजल्ट निकलेगा 2020 का अलग निकालेंगे, 21 का अलग निकालेंगे, और कई लोग कॉमन होंगे। फिर जब मेंस होगा फिर फॉर्म भरवा लेंगे कि जिनका केवल 2020 का निकला है उनको केवल 2020 का मेंस मिलेगा, जिनका केवल 21 निकला है उनको 21 का ही मिलेगा। अब जैसे किसी की उम्र 21 में ही 21 हो रही थी तो 21 में ही अप्लाई करेगा ना। किसी की उम्र 2020 में अंतिम अटेम्प्ट था, वो केवल 2020 में अप्लाई करेगा, कुछ दोनों में अप्लाई करेंगे। जिनका प्रीलिम्स हो गया दोनों की कट ऑफ के हिसाब से, 2020 की कट ऑफ मान लीजिए 100 गई, 2021 की 102 गई, जिसके 104 नंबर हैं और वैसे एलिजिबल दोनों में था, दोनों में क्वालिफाई कर लेगा। फिर जब मेंस होगा, हो सकता है कि एक ही मेंस हो और वो कहें कि ये 2020 का भी मेंस है, 21 का भी मेंस है। 20 वाले सब व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट अलग से बन जाए, 21 वाले सब व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट अलग से बन जाए, फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए और 2 रिजल्ट निकाल दें, ये 20 का रिजल्ट है, ये 21 का रिजल्ट है। जिस बच्चे का दोनों में हो जाएगा उसको चॉइस होगी, जिसका रैंक या सर्विस 20 में बेहतर मिल रही वो 20 चुन लेगा, जिसको 21 में मिलेगी वो 21 चुन लेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं है। और यूपीएससी जितने मुश्किल सिस्टम्स अप्लाई करती है, जैसे कार्डर सिस्टम इतना मुश्किल है पर अप्लाई होता ही है, तो ये भी हो जाएगा। ऐसा क्या है? तो ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि अगर एग्जाम नहीं हो पाया, कोरोना और फैल गया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, होने को 2 एग्जाम एक साथ हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।